तो अभी तक हमने क्या जाना कि जॉन लॉक एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, यानी कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 1632 में हुआ था, 1704 में इनकी डेथ हो जाती है। यह एक अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक, इनको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा कुछ ऐसे विचार दिए गए जिसने आने वाले जनरेशन्स को काफ़ी प्रभावित किया। और आज के टाइम में दुनिया के अंदर हमें मानवाधिकारों से संबंधित विचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार सुनने को मिलते हैं, वह जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर लिए गए हैं। जॉन लॉक के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन किए गए हैं ज्ञान के क्षेत्र में, जो कि आज हमारे काम आते हैं। तो जॉन लॉक अनुभववाद के समर्थक थे, यानी कि एम्पिरिसिज्म के समर्थक थे। अनुभववाद का मतलब यह है कि वह मानते थे कि जो भी ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वही ज्ञान असली ज्ञान है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, टैबुला रासा जिसको कहा गया है। और जैसे जैसे बच्चे की आगे जो अपब्रिंगिंग होती है, वह जो जो चीज़ें अपने आसपास सुनता है, देखता है, जो भी ऑब्जर्वेशन उसकी रहती है, उसके अनुसार उसका ज्ञान बनता है। तो कुल मिला के इनके द्वारा कहा गया है कि कोई भी बच्चा किसी विशेषाधिकार को लेकर पैदा नहीं होता, यानी कि उसके पास कोई विशेष मस्तिष्क नहीं होता, बल्कि समाज के अंदर जो भी चीजें ऑब्जर्वेशन में आती हैं उसी से व्यक्ति का ज्ञान बनता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर जॉन लॉक से संबंधित राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी। जॉन लॉक के द्वारा 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी गई है। ये इनकी काफी फेमस एक प्रकार की आप बुक कह सकते हैं। इनके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दी गई। जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी दिया गया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के 3 विचारक मुख्य रूप से हैं, होब्स, लॉक एंड रूसो। तो लॉक दूसरे विचारक हैं। जॉन लॉक के द्वारा अपने राजनीतिक दर्शन में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की वकालत करी गई है। और उनके द्वारा कहा गया है कि किसी भी सरकार का ये फर्ज है कि वह व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे। और जो भी सरकार व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने में विफल रहती है, उस सरकार को लोगों को हटाने का भी अधिकार है। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि जब मानव प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तब भी व्यक्ति को ये 3 अधिकार मिले हुए थे, जिनको प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। जॉन लॉक का मानना था कि व्यक्ति जन्म से कुछ अपरिवर्तनीय अधिकार, इनएलिएनेबल राइट्स रखते हैं, यानी कि जैसे ही एक व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय ही व्यक्ति को ये 3 अधिकार मिल जाते हैं, जिनके नाम है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और सरकार का मुख्य कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार इन अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है तो व्यक्ति सरकार को बदल सकता है। आगे चलकर जॉन लॉक के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की भी बात करी गई। लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन में जॉन लॉक के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की बात करी गई है। इसी के साथ जॉन लॉक के द्वारा चर्च और स्टेट का अलगाव होता है, उसका समर्थन किया गया। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि चर्च को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हम मध्यम युग के बारे में पढ़ते हैं। मध्यम युग में क्या था कि रोम के अंदर एक चर्च था, वहां से जो भी नियम लिखते थे वो निकलते थे, वो पूरे यूरोप के ऊपर लागू होते थे। अब जॉन लॉक के द्वारा उसका विरोध किया गया है और कहा गया है कि राज्य अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट होना चाहिए और चर्च को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनके द्वारा एजुकेशन के ऊपर एक किताब लिखी गई है, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जिसमें इनके द्वारा चरित्र निर्माण, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर भी दिया गया है। आज के टाइम में यदि हम दुनिया की संवैधानिक सरकारों की बात करें या लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करें तो जॉन लॉक के विचारों से काफी प्रभावित हुए हैं। इसके साथ एनलाइटनमेंट यूरोप के अंदर आया था, जिसको प्रबोधन काल भी कहते हैं। इसके विचारक भी जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के अंदर हुई है। ये क्रांतियां भी जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित थी। अच्छा, जॉन लॉक को कहा जाता है कि इनके द्वारा नेगेटिव स्टेट का समर्थन किया गया। अब एक होता है सकारात्मक राज्य और एक होता है नकारात्मक राज्य। नकारात्मक राज्य का पर्टिकुलरली मतलब ये है कि जहां पर सरकार को काम करने से रोका जाता है या फिर राज्य को काम करने से रोका जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार के बहुत सीमित से काम होते हैं। और जब हम सकारात्मक राज्य की बात करते हैं तो इसमें सरकार के काम बढ़ जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सकारात्मक राज्य में सरकार या फिर राज्य को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि नकारात्मक राज्य का अर्थ एक ऐसी सरकार या राज्य से है जो सीमित हस्तक्षेप, इंटरवेंशन करता है और केवल न्यूनतम कार्य तक सीमित रहता है। यहाँ पर लिखा है सीमित हस्तक्षेप, लिमिटेड इंटरवेंशन, यानी कि व्यक्ति के जीवन में राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता है नकारात्मक राज्य में।
और उसी के साथ सरकार या राज्य के द्वारा बहुत कम से काम किए जाते हैं, जिसमें दो काम मुख्य रूप से आते हैं कि सरकार का काम मुख्य रूप से एक देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना है और उसी के साथ उस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को भी बनाए रखना है। नकारात्मक राज्य का समर्थन करने वाले जो विचारक हैं वो कहते हैं कि बाहरी आक्रमणों से, यानी कि जब कोई दूसरा देश किसी देश के ऊपर अटैक करता है तो उसमें वहां की आर्मी उसकी रक्षा करती है, और उस देश के अंदर की जो व्यवस्था होती है उसको बनाने का काम होता है पुलिस का। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें भी पता है कि पुलिस बॉर्डर पे लड़ने नहीं के बराबर जाती है, आर्मी ही बॉर्डर पे लड़ती है। तो जब दूसरे देश के द्वारा अटैक किया जाता है तब आर्मी रक्षा करेगी बाहरी आक्रमणों से, और देश के अंदर कोई उपद्रव फैल जाता है तो कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। उस समय कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम उस राज्य की पुलिस का होता है। तो जो नकारात्मक राज्य के समर्थन करने वाले विचारक हैं वो पर्टिकुलरली इन दो ही कामों को राज्य को देने के पक्ष में है, यानी कि राज्य को, व्यक्तियों को एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है जहां पर व्यक्ति अपना विकास खुद ही कर पाए। राज्य को सिर्फ क्या करना है कि बाहरी आक्रमणों से रक्षा करनी है और उसी के साथ उस देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है, इसके अतिरिक्त राज्य का कोई भी काम नहीं। अब यहाँ पर जो नकारात्मक और सकारात्मक राज्य का मतलब समझाने का मेरा मकसद उसी के साथ ये भी आ जाता है कि जॉन लॉक नकारात्मक राज्य के समर्थक हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि राज्य के बिल्कुल सीमित काम है, राज्य को बाहरी आक्रमणों से रक्षा करनी है और देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है। अच्छा, जो इसी के साथ जो पॉइंट हम एक और लेते हैं जिसको लेसिस-फेयर बोलते हैं, अहस्तक्षेपवादी राज्य। अब ये क्या है, इसका समर्थन भी जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। तो क्या है लेसिस-फेयर का सिद्धांत कि राज्य को कोशिश नहीं करनी चाहिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की। लेसिस-फेयर का मतलब है लीव अलोन, अकेला छोड़ देना, यानी कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को केवल कानून व्यवस्था बनानी है और बाहरी आक्रमणों से नागरिकों की रक्षा करनी है और आर्थिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना है। अर्थव्यवस्था को फ्री मार्केट के हवाले छोड़ देना है। फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलेगी। अब जो भी डिमांड मार्केट से उठेगी उसके अनुसार पूंजीपति प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचेगा और राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जिस प्रोडक्ट की मांग नहीं उठेगी, पूंजीपति को लगेगा कि इस प्रोडक्ट को अब कोई खरीदेगा नहीं, तो वह उस प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर देगा। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही सारी चीजें चलेंगी और अर्थव्यवस्था में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में ना के बराबर हस्तक्षेप करना है। तो कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए जाएंगे अर्थव्यवस्था में, और उसके अलावा राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नकारात्मक राज्य को पुलिस राज्य भी कहते हैं। पुलिस राज्य का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो राज्य का काम है वह पुलिस की तरह बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और आंतरिक जो उपद्रव फैल जाते हैं उनको रोकना है सिर्फ। एंड उसी के साथ इसको रात्रि प्रहरी राज्य भी कहते हैं। रात्रि प्रहरी का राज्य का मतलब क्या है कि जैसे एक रात को नाइट वॉचमैन एक बिल्डिंग की नौकरी कर रहा होता है, सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि नौकरी कर रहा होता है, वो जो नाइट वॉचमैन होता है वो देख रहा होता है कि कोई चोर इस मोहल्ले में ना आ जाए। लाइकवाइज राज्य का भी इतना सा काम है कि कोई चोर उस मोहल्ले में ना आ जाए और यहाँ की शांति को भंग ना कर दे। राज्य की प्रकृति जॉन लॉक के द्वारा नकारात्मक राज्य की रखी गई है। पुलिस राज्य भी इसको कहते हैं और रात्रि प्रहरी राज्य भी कहते हैं और उसी के साथ अहस्तक्षेपवादी राज्य भी कहते हैं, लेसिस-फेयर स्टेट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में ना के बराबर हस्तक्षेप किया जाए। दो प्रकार के राज्य आ रहे हैं, एक नकारात्मक राज्य जिसको आप लेसिस-फेयर भी कह सकते हैं और एक सकारात्मक राज्य जिसको आप कल्याणकारी राज्य भी कह सकते हैं। लेसिस-फेयर में मैंने बोला कि लीव अलोन, यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेट किया जा रहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में ना के बराबर हस्तक्षेप करना है और लिमिटेड से काम करने हैं सरकार को, जिसको नकारात्मक राज्य भी कहते हैं। एंड सकारात्मक राज्य में मैंने कहा कि सरकार ज्यादा काम करती है और इसका दायरा ज्यादा हो जाता है। सकारात्मक राज्य को कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है। तो लेसिस-फेयर में क्या आ रहा है, इन पॉइंट्स को देखते हैं और यहाँ से आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। अब यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि लेसिस-फेयर को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, जिसको आप नकारात्मक राज्य कहते हैं, एंड कल्याणकारी राज्य को आप सकारात्मक राज्य का नाम दे सकते हैं। नकारात्मक राज्य में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है एंड सकारात्मक राज्य में सरकार का अधिकतम हस्तक्षेप होता है। अब कल्याणकारी राज्य, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि लोगों के कल्याण को करने के लिए सरकार काम करती है। कल्याणकारी राज्य में राज्य का काम केवल
या फिर सकारात्मक राज्य में राज्य का काम केवल लोगों को बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही काम नहीं होता सरकार का या राज्य का। इसके अतिरिक्त लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की सुविधाएं एंड सैनिटेशन, तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को देना, सोशल सिक्योरिटी देना। यदि लोग बेरोजगार हो जाते हैं उस स्थिति में लोगों को एक गारंटी देना कि वह निश्चिंत रहें। इसी के साथ जब कोई बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, उसको पेंशन दी जाएगी। सो दीज ऑल दी फैसिलिटीज आर गिवन इन द वेलफेयर स्टेट। तो ये कल्याणकारी राज्य में दी जाती है। अब इतनी सारी सुविधाएं जब व्यक्ति को दी जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्य का हस्तक्षेप भी व्यक्ति के जीवन में बढ़ना शुरू हो जाता है, और पर्टिकुलरली अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप। क्योंकि सरकार पैसा कहाँ से लेगी? सरकार पैसा ऑब्वियस सी बात है कि जनता से ही कहीं ना कहीं लेगी। तो सरकार कुछ नए रास्ते इजाद करेगी कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स लगाया जाए, या सरकार अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अलग अलग रास्ते निकालेगी। तो ये जितने भी जो कल्याण के काम किए जाएंगे सरकार के द्वारा, अर्थव्यवस्था से ही पैसा निकाला जाएगा। तो जब ये अर्थव्यवस्था से पैसा निकाला जाएगा तो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। परंतु ये जो लेसिस फेयर वाले हैं ये कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं करने देंगे अर्थव्यवस्था में। इसलिए सरकार का काम ज़्यादा काम करना नहीं है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान कहाँ से मिलेगा। ये सरकार का काम है ही नहीं। ऐसा नकारात्मक राज्य के समर्थक कहते हैं। नकारात्मक राज्य के समर्थन करने वाले जो विचारक हैं वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं एंड स्व प्रबंधन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्यों महत्व देते हैं? इनका मानना यह है कि व्यक्ति उतना कैपेबल है कि वह अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में खुद जान सकता है। इसलिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और यदि राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप किया जाता है, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता है, तो उस केस में व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन होता है। परंतु दूसरी तरफ जो सकारात्मक राज्य है वह सामाजिक समानता और कल्याण पर जोर देता है। वो कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नुकसानदायक होती है, इसलिए समाज के अंदर समानता होनी चाहिए और सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है मुक्त बाजार पर आधारित। जो नकारात्मक राज्य है वह कहता है कि जो बाजार है वह मुक्त होना चाहिए, फ्री मार्केट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिमांड और सप्लाई के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था चलेगी और राज्य अर्थव्यवस्था में छेड़खानी नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से चलने देगा। परंतु दूसरी तरफ यदि आप कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो इसमें या तो अर्थव्यवस्था कंट्रोल्ड होती है, यानी कि राज्य का पूरा नियंत्रण होता है। ऑब्वियस सी बात है कि राज्य को कल्याण के भी काम करने हैं, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान भी देना है, तो कहीं ना कहीं से पैसा लेकर उन गरीबों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए राज्य को अर्थव्यवस्था को या तो कंट्रोल करना पड़ेगा या तो मिश्रित मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट प्लेयर्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके आगे का पॉइंट आता है नकारात्मक राज्य में श्रमिकों को सुरक्षा की कमी होती। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि नकारात्मक राज्य के द्वारा कहा जाता है कि राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जो उद्योग है उनको अपने तरीके से चलने दिया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब उद्योग अपने तरीके से चलेंगे, राज्य उन उद्योगों में जाकर रेगुलेशन नहीं रखेगा कि मजदूरों की वहां पर क्या स्थिति है, और जब राज्य ये काम नहीं करेगा तो इन मजदूरों को एक्सप्लॉइट करते हैं पूंजीपति। एंड दूसरी तरफ यदि आप कल्याणकारी राज्य की बात करें तो राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्योंकि राज्य को इंश्योर करना है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। तो उस वक्त राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता है, और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप के साथ ही राज्य उद्योगों तक भी पहुंचता है और वहां पर सारे पैरामीटर्स देखता है कि जो श्रमिक हैं उनको प्रॉपरली काम पे रखा जा रहा है, लाइक क्या उनसे उतने ही समय के लिए काम लिया जा रहा है जो उचित है, यानी कि जरूरत से ज्यादा उनसे काम तो नहीं लिया जा रहा। उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो भी उनके कल्याण के लिए चीजें होती हैं किसी भी उद्योग में, उन सारी चीजों को इंश्योर करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाता है। जॉन लॉक के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया गया है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक राजा या रानी होता है, परंतु उसकी शक्तियां सीमित होंगी। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है इंग्लैंड के अंदर 1688 के बारे में आपने सुना होगा। इंग्लैंड के अंदर गौरवमयी क्रांति हुई थी, जिसको शांतिपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। शांतिपूर्ण क्रांति से पहले के एक विचारक और हुए हैं,
जिनको हॉब्स हम कहते हैं। हॉब्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। हॉब्स के द्वारा राजा की शक्तियों का समर्थन किया गया था और उसी के साथ एक विचारक आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के द्वारा राजा की शक्तियों का विरोध किया गया और कहा गया कि राजा को इतनी शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि राजा को निरंकुश शक्तियां मिलेंगी तो वह एक प्रकार का तानाशाह बन जाएगा जिससे लोगों का नुकसान हो। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि राजा के पास शक्तियां होनी चाहिए परंतु वो सीमित होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार की बातचीत उस समय चल रही थी और जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति 1688 में हो जाती है। तो जॉन लॉक के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का समर्थन किया गया, क्योंकि इंग्लैंड की आप सोसाइटी देखें तो उतनी भी रेवोल्यूशनरी नहीं है कि वहां एकदम से सारी चीजों को परिवर्तित करने की बात कर। तो जॉन लॉक भी ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही समाज में पले बड़े हैं, तो उनके द्वारा भी नहीं कोशिश करी गई होगी कि राजतंत्र को पूरे तरीके से ही बदल दें। उनके द्वारा कहा गया कि राजतंत्र को बनाए रखो परंतु राजा की शक्तियों को कम कर दो, राजा की शक्तियों को सीमित कर दो। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि राजा भी होगा परंतु उसकी शक्तियां सीमित होंगी। तो जॉन लॉक के विचारों से ही डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का सिद्धांत आता है और सीमित सरकार के ऊपर कुछ चेक्स हैं, प्रतिबंध है। सरकार अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकती, सरकार की कुछ सीमाएं हैं। फिर से कुछ पॉइंट आ रहे हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक का पर्सपेक्टिव सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। तो जॉन लॉक के द्वारा तर्क दिया गया है कि राज्य की वैधता जनता की सहमति पर है, कि जब तक जनता अपनी सहमति देती है तो कोई सरकार एग्जिस्टेंस में रह सकती है, अपने अस्तित्व में रह सकती है, और जैसे ही जनता उसके विरुद्ध जाती है तो उस सरकार का बना रहना भी मुश्किल हो जाता है। यदि सरकार जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता सरकार को बदलने का अधिकार रखती है, क्योंकि वो सरकार वैधता खो देती है, अपनी लेजिटिमेसी खो देती है। इसके साथ जॉन लॉक के द्वारा तीन प्रकार के अधिकारों की बात करी है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और कहा गया है कि ये मनुष्य के जन्मजात अधिकार हैं और राजा का काम इन अधिकारों में हस्तक्षेप करना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि राजा का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है, ना कि उनको कुचलना। इनफैक्ट जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि राज्य बनने से पहले, राज्य के अस्तित्व के आने से पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में रह रहे थे। यहाँ पर लोग बड़े प्यार से मिलजुल के रह रहे थे, लोगों का स्वभाव बिल्कुल अच्छा था। परंतु वहां पर जो तीन संस्थाएं होती हैं, कानून बनाने की संस्था जिसको विधान पालिका कहते हैं, कानून लागू करने की संस्था जिसको कार्यपालिका कहते हैं, एंड न्याय दिलाने की संस्था जिसको न्यायपालिका कहते हैं। तो वहां पर उस प्राकृतिक अवस्था में ना तो क्लियर कट नियमों का कुछ अस्तित्व था और ना ही उनको लागू करने वाला कोई था और न्याय दिलाने वाला भी कोई नहीं था। तो इसकी कमी के कारण लोगों के द्वारा एक समझौता किया गया और उनके द्वारा एक राज्य बनाया गया। फिर लोगों के द्वारा एक दूसरा समझौता किया गया और सरकार बनाई गई और कहा गया कि इसको हम लोगों की ट्रस्टी बनाते हैं, इसको हम लोगों का सॉर्ट ऑफ एक कंपनी की तरह इस सरकार को हम बनाते हैं और इस सरकार का काम व्यक्ति के इन तीन अधिकारों की रक्षा करना है। यदि ये सरकार व्यक्ति के इन तीन अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है तो लोगों को अधिकार है कि इस सरकार को बदल दिया जाएगा और उसके स्थान पर एक नई सरकार आएगी। तो ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया। अब जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि पहला समझौते के द्वारा राज्य बनाया गया, दूसरे समझौते के द्वारा सरकार बनाएगी। इसलिए जब समझौते का उल्लंघन होगा, यानी कि जब सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी तो लोग सरकार के विरोध में जाएंगे और उस सरकार को बदल देंगे। और जब लोग इस सरकार के विरोध में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं समझा जाना चाहिए कि लोग राज्य का भी विरोध कर रहे हैं, लोग केवल सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब लोग सरकार को बदल रहे होंगे तो राज्य भंग नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति फिर से प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे। प्राकृतिक अवस्था का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ नेचर, कि लोग एक ऐसी अवस्था में रह रहे थे जहां पर राज्य नाम की कोई भी संस्था नहीं थी, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, लोगों को डराने धमकाने वाली कोई भी संस्था नहीं थी। तो फिर लोगों के द्वारा आपसी समझौता कर राज्य बनाया गया, दूसरे समझौते में सरकार बनाएगी और सरकार में जो राजा बना विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि संवैधानिक मोनार्क है, संवैधानिक राजा है। अब ये जो राजा है इसकी शक्तियां सीमित है, इसको लोगों के इन अधिकारों की रक्षा करनी है और इनको कभी भी कुचलने का प्रयास नहीं करना है। यदि राजा ऐसा करता है तो लोगों को अधिकार है सरकार को बदल। तो जॉन लॉक के द्वारा भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इनसे पहले के जो विचारक सामाजिक समझौते के थे वह थॉमस हॉब्स थे और इनके बाद के जो विचारक हैं वह रूसो हैं। तो उन दो विचारकों के बारे में भी जानेंगे। आज इनके बारे में जान रहे हैं तो इसलिए फिलहाल इन्हीं को ही कवर करते हैं। जॉन लॉक के द्वारा सरकार की सीमाएं, लिमिटेड गवर्नमेंट का समर्थन किया गया है और कहा गया है कि सरकार कानून के द्वारा नियंत्रित होगी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और संसद होगी। इन संस्थाओं के माध्यम से
राजा की शक्ति को नियंत्रित किया जाएगा। अच्छा, मैं एक क्रांति के बारे में आपको बता रहा था। 1688 में इंग्लैंड के अंदर एक गौरवमयी क्रांति हुई और इस क्रांति से पहले राजा की शक्तियां बहुत ज्यादा थी। अब जॉन लॉक के द्वारा राजा की शक्तियों को चैलेंज किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि राजा की शक्तियां नहीं बल्कि संसद की शक्तियां बढ़नी चाहिए। और जब गौरवमयी क्रांति होती है तो राजा की शक्तियां कम हुई और इंग्लैंड की संसद की शक्तियां बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे परंपरा के अनुसार इंग्लैंड में संसद की शक्ति बढ़ने के साथ प्राइम मिनिस्टर की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए तो हम देखते हैं कि भारत के द्वारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करी गई है, संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई है, उसमें हम देखते हैं कि दो प्रकार के हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंग्लैंड के अंदर राज्य का मुखिया वहां का राजा है और सरकार का मुखिया वहां का प्रधानमंत्री है। तो उस सरकार के मुखिया की शक्ति कब बढ़ना शुरू हुई है? 1688 के बाद, जब गौरवमयी क्रांति हुई। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि राज्य की शक्तियां सीमित होनी चाहिए और इसको सीमित करने वाली जो संस्थाएं हैं वहां जुडिशरी हो सकती है एंड संसद हो। संवैधानिक राजतंत्र की विशेषताएं क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी कि राजा पावरफुल नहीं होता, एक प्रकार से संविधान या कानून पावरफुल होता है। लेजिस्लेटिव बॉडी, एक संसद होती है जो कि कानून बनाती है। अब राजा के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो कानून नहीं बनेंगे बल्कि संसद के द्वारा आपस में बातचीत करने के बाद कानून बनाए जाएंगे, यानी कि संसद की शक्तियां ज्यादा है और राजा की शक्तियां कम है। राजा एक प्रतीक की तरह है। अगला पॉइंट है कि राजा एक प्रतीकात्मक हेड है, सेरिमोनियल हेड है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे किसी गांव के अंदर कोई बुजुर्ग है, अब कोई वहां पर कोई मेला हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि वहां का कोई अनुष्ठान हो रहा है। अब वहां का जो कोई बुजुर्ग है जो अभी चलने की हालत में भी नहीं है, उसको उस अनुष्ठान में कोई व्यक्ति क्यों लेके जा रहा है? वो व्यक्ति इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि उसका कुछ प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि वो जो बुजुर्ग है वो अभी चलने की स्थिति में भी नहीं है, शायद उसको ये भी पता ना हो कि क्या वहां पे चल रहा है, तो उसके प्रतीक का महत्व है। एक प्रकार की आप सेरिमोनियल हेड कह सकते हैं। लाइकवाइज जो इंग्लैंड है वहां का राजा या रानी प्रतीकात्मक प्रमुख है, ना कि वास्तविक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है और उसका मंत्रिमंडल। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसका समर्थन जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। सो आज के इस टॉपिक, आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है, इसमें हमने जॉन लॉक के बारे में कुछ फैक्ट्स को अनकवर करने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।